So welcome Indra हम्म। Bhushan to Shrenik Jain YouTube channel and congratulations for the awesome achievement. आपने ऑल इंडिया रैंक 81 हासिल किया है केमिकल गेट 2023 पेपर में। तो सबसे पहले पूछना चाहता हूँ फीलिंग कैसी है? सर बहुत अच्छा लगा। घर वाले और खुश? सर, यस सर। और सब रिलेटिव्स, घर वाले और फ्रेंड, सर बहुत खुश हैं सर। थोड़ा सा छोटा इंट्रोडक्शन दीजिए आपके बारे में कि आपने शुरुआत कहाँ से किया है। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड था या कौन सा अटेम्प्ट था? सर एक्चुअल में सर मैं 2020 पास आउट हूँ। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में 750 रैंक के आसपास थी। बट मैंने सेल्फ स्टडी किया टोटली। मैंने कहीं से कुछ ज्वाइन नहीं किया प्लस वगैरह। बट सर यूट्यूब वीडियो से मैंने स्टडी की। और सर इसमें सर मैंने मैथ में गेट 2023 में मैथ्स में फुल मार्क अचीव किया। क्योंकि सर मैंने थोड़ा बहुत तो सर पढ़ रखा था, मैथ्स के बारे में कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। बट सर मैंने आपके जो लेक्चर पढ़े यूट्यूब पे, मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज़ एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वहाँ से जब आपने क्वेश्चन लगवाए तो आप बेसिक से स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन लगवाए, जिससे सर उसमें हमने बहुत से कॉन्सेप्ट सीखे जो हमें नहीं पता थे। क्योंकि एक स्टूडेंट को सर और क्या चाहिए, क्योंकि सर हमें क्या पता होता है कि जितना गेट में क्वेश्चन आ चुके हैं हम उसी को फॉलो करते हैं। बट क्या होता है कि गेट में ज़्यादातर क्वेश्चन नए टाइप के होते हैं। तो जब कई टाइप के क्वेश्चन हमें सीखने को मिलता है, जिसके साथ हमें कॉन्सेप्ट और रिकॉलिंग पावर हमारी भी बढ़ती है सर। ओके, तो ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। यस कि सर, ये यस भी सर। पॉसिबल है कि अगर आप सेल्फ स्टडी करो यूट्यूब जैसे फ्री प्लेटफॉर्म से भी आप अंडर 100 ला सकते हो। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि कोचिंग ज्वाइन करना ही चाहिए। तो ये आपके माध्यम से उन सारे स्टूडेंट्स के लिए एक कॉन्फिडेंस भी होगा कि अगर इंद्र जी कर सकते तो हम भी कर सकते हैं सेल्फ स्टडी। तो चलो, ये एक अच्छी बात हो गई। तो आपने जब पहला अटेम्प्ट दिया था कि आपके जो रैंक है आप कह रहे थे कि उतना आपको सेटिस्फाइंग नहीं लगा, 700 800 के आसपास थे। तो ऐसी क्या गलती हो गई थी आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपने सेकंड अटेम्प्ट में सुधार दी? एक्चुअल में सर फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा था कि जब हम लोग कॉलेज में होते हैं तो हमें आसपास के लोग जैसे होते हैं तो हम उसी में रह जाते हैं। हम लोग को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और ये सब चीज़ों की मतलब हमें नॉलेज नहीं होती है। बट जैसे पहली बार मुझे फेलियर दिखा। बट 2022 में क्या हुआ कि मैंने तो गेट का फॉर्म भरा नहीं था, क्योंकि मैं एमटेक कर रहा था उस टाइम। दिक्कत हो रही थी प्रिपरेशन करने में। तो सर क्या हुआ कि हमने जो क्वेश्चन देखे 2020 के, तो उसकी टफनेस बहुत ज़्यादा थी। तो उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन जो प्रिपेयर किए वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रिपेयर किए, जिससे कि सर 2023 में हमें उससे बहुत हेल्प मिली सर। ओके, तो प्रिपरेशन जो है क्वेश्चन के लेवल का आपको लगा कि लास्ट ईयर इतने अच्छे से नहीं था, बट इस बार आपने बढ़िया से प्रिपेयर किया, प्रैक्टिस ज़्यादा किया आपने। तो वो आपको रिजल्ट्स में भी दिखाई दिए। तो मैं ये पूछना यस चाहूँगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपके डेली स्टडी आवर्स कितने थे फिर? सर एक्चुअल में स्टडी आवर ऐसे थे कि सर जो भी टाइम मिलता था उसको स्टडी में यूटिलाइज करते थे। बट ऐसा नहीं कोई कर सकता कि सर 12 घंटा पढ़ रहा है, 14 घंटा पढ़ रहा है, 16 घंटा पढ़ रहा है। ऐसे नहीं हो पाता सर, क्योंकि और भी काम होते हैं। तो सर क्या होता है कि हमें ऐसे टाइम निकालना होता है कि हमें मोस्टली टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। हाँ, 1-2 घंटे हम मतलब रेस्ट कर सकते हैं, घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। हमें बर्डन बर्डन लेके स्टडी नहीं करनी चाहिए। जिससे सर क्या होता है कि हमारा माइंड जब फ्रेश रहता है तो हमें सर ज़्यादा ग्राफ्स कर लेते हैं हम लोग चीज़ों को। तो सर क्या है कि अगर देखा जाए तो हम सर सुबह से जैसे 9 से लेके 12 AM, फिर उसके बाद 2 PM से लेके 5-6 PM ऐसे सर स्टडी करते थे। मीन्स सर ज़्यादातर टाइम जो होता था उसे स्टडी में यूटिलाइज करते थे सर। ओके, तो आप जब कह रहे हो कि 9 to 12 फिर उसके बाद 2 to 6 आप पढ़ाई करते थे, तो आप कोई जॉब कर रहे थे उसके साथ पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेज के इसमें पढ़ाई कर रहे थे, या फिर आपने ड्रॉप लेके पढ़ाई की है? सर ड्रॉप लेके पढ़ाई की, बट सर सेल्फ स्टडी टोटली सर।
तो क्वेश्चन ये है, जो भी हमारे साथ कम्युनिटी में स्टूडेंट्स है जो ड्रॉप लेकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनको एक स्ट्रगल फील होता है, जो ओवर थिंकिंग हो जाती है कि अगर इस बार नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, या फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं जब सिलेबस सही समय पर ख़त्म नहीं हो रहा है, या जो प्लानिंग की थी वो सही से हो नहीं रही है, या टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आ जाते हैं, या कभी ऐसा होता है कि हम सोशल मीडिया खोलते हैं तो हमारा दोस्त तो संडे को एंजॉय कर रहा है, हम है रूम में बैठ करके मंडे टू संडे पढ़ाई कर रहे हैं। तो कभी कभी पीयर प्रेशर भी होता है कि वो तो आगे बढ़ जाएगा, हम तो वही रह जाएंगे। तो ये सब चैलेंजेस से आप कैसे निकले? सर एक्चुअल में जब अपने आप को टेस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है सर टेस्ट सीरीज। जब सर हम टेस्ट सीरीज देते हैं तो वहाँ से कुछ बच्चे से कंपेयर करते हैं हम। बट क्या होता है कभी कभी टेस्ट सीरीज में ऐसा नहीं होता कि आप 70 के क्रॉस कर रहे हैं या 60 के क्रॉस कर रहे हैं, ऐसा हमेशा नहीं होता है। ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है। कभी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, जो कि मैं एक में हुआ था सर। उसके ओके। बाद किसी 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 में आप 70 से भी क्रॉस कर जाते हैं, किसी किसी में 80 के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या होता है सर कि ज़्यादा जो एवरेज मार्क्स आते हैं, जैसे मेरा 60 के अबव ही आता था। बट क्या होता है कि जो जब हम रियल एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं मोस्टली न्यू होते हैं। तो अगर हम टेस्ट सीरीज में जितने भी क्वेश्चन, जितने भी पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं, वहीं से हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो क्या होता है सर वहाँ पे जब हम लोग करते हैं तो हमें ये रियलाइज ही नहीं होता कि हम कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, कितने गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमें फोकस सिर्फ क्वेश्चन में करनी होती है। तो जब मैंने क्वेश्चन वहाँ पे करके आया, मुझे आधा पार्ट तो इजी लगा, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हो ही नहीं रहे थे। तो उसमें सर पैनिक नहीं होना है सर, पहला नंबर पैनिक तो कभी होना ही नहीं है। तो जब मैंने दे के आया तो मुझे लगा कि मेरे इतने अच्छे तो गए नहीं हैं। तो मैंने जो एनालिसिस वगैरह होती है या आंसर की तक भी मैंने मैच नहीं किया था। बट बाद में मैंने मैच किया तो नंबर 63.33 आए। तो इसलिए सर क्या होता है कि हम ऐसे नहीं सोच सकते कि हमारे साथ मतलब उस टाइम गलत हुआ या क्या हुआ। हमें खाली सिर्फ ऐसा है कि क्वेश्चन पे फोकस करनी चाहिए, जो हम बना सकते हैं उसको बनाएं, और जो नहीं बना सकते उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। तो इसलिए सर पॉजिटिव माइंड से हमें पेपर देना चाहिए, चिल होके एकदम। तो मतलब आपने ये एक चीज बता दी है कि कभी पेपर आसान आता है तो कभी टफ आता है, तो आपके इस बार के ईयर में पेपर टफ आ गया, इसलिए मार्क्स अगर यस सर। कम भी है तो भी आपका रैंक बढ़िया है, अंडर 100 आ गए 63.33 में। और ये बहुत यस सारे सर। पेपर्स के साथ हमें दिखाई दिया है, इलेक्ट्रिकल में भी ऐसा हुआ है, टेलीकॉम में भी पेपर बहुत ज्यादा टफ आ गया। तो गेट स्कोर कम हो जाता है, बच्चे डर जाते हैं, अरे सर गेट स्कोर कम हो गया क्या होगा, बट वो रैंक जो है आपकी आगे बढ़ जाती है, अंडर 100 आप आ जाते हो। बट एक जो चैलेंज होता है ड्रॉप लेने पर, जो है मेंटल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, ओवर थिंकिंग की। यस सर। तो वो कैसे आपने ओवरकम किया? सर एक्चुअली क्या है कि जब एग्ज़ाम था उसके पहले सर लगभग एक हफ्ते पहले ऐसे होता था कि सर मुझे फीवर हो गया। ऐसे क्या होता है कि सर टेंशन सबके साथ होता है, ये कॉमन चीज़ें होती हैं। बट हमें ओवर कम उसे करना ही पड़ता है, क्योंकि सर ऐसा तो कोई दवा तो होता नहीं कि हम मतलब ले लें तो हमारा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। बट हमें ये करना है कि आप किस भी सिचुएशन में हैं, आपको जो करना है वो करना है। मतलब गेट की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, हमें टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, उसकी एनालिसिस करनी है तो उसकी एनालिसिस करनी है पैरेलल में। आप कितने भी टेंशन में हो, आपके रिलेटिव क्या कहेंगे, आपके घर वाले क्या कहेंगे, ये तो सबके साथ होता है, क्योंकि कोई भी गॉड गिफ्टेड तो होगा होगा नहीं। तो सर ये सबके साथ होता है, तो हमें पैरेलली चीज़ों को करनी होती है, टेंशन के साथ भी पढ़ाई करनी पड़ती है सर। तो आपका क्या मोटिवेशन था टू राइट द गेट एग्जाम, और फ्यूचर प्लान क्या है? सर क्या है कि सर जैसा कि मेरे यहाँ सर फाइनेंशियल इशू था, तो मैंने एमटेक किया, बट वहाँ से प्लेसमेंट हो नहीं चुका, क्योंकि सर कोविड का एरा था। तो हम लोग 1.5 साल तो कॉलेज गए नहीं, तो वहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिला नहीं। तो हमने दोबारा पीएचडी के लिए फॉर्म डाला। बट वहाँ पे जाके मैंने माइंड चेंज किया कि जब मुझे टेक्निकल पे कमांड है तो मैं टेक्निकल ही करूँ। तो मैंने क्या किया, ड्रॉप आउट लिया, घर से दूर आके स्टडी किया, जिसमें सर मेरे फ्रेंड और फैमिली सब ने सपोर्ट किया, फुल सपोर्ट किया। तो मैंने कंटिन्यूसली
अबाउट 4 to 3 मंथ मैंने स्टडी किया। बट ज़्यादातर टाइम हमने टेस्ट सीरीज के लिए दिए, क्योंकि सर टेस्ट सीरीज से ही हम अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं। मैं तो एक सर चीज़ यहाँ मेरा पर मोट पूछना चाहूँगा कि आपने एमई एमटेक को ड्रॉप किया था या फिर आपने नो पीएचडी सर, का? कंप्लीट किया। यस सर, पीएचडी के लिए मैंने फर्दर इंटरव्यू के लिए गया ही नहीं था, जो कि सर आईआईएससी बेंगलोर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की सब जगह से सर, आईआईटी बॉम्बे सब जगह से इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। बट मैंने सर टेक्निकल गेट से ही अपना सर करियर को परस्यू करना चाहा सर। ओके, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि आपने ये ठान लिया कि अगर फाइनेंशियल इशू है तो हमें जॉब ले करके आगे जीवन में बढ़ना चाहिए। और फिर अगर कभी हुआ मन कि चलो अभी मैं पीएचडी कर लेता हूँ, कि अब तो यस फाइनेंशियली स्टेबल सर, हो यस गए, तब तो बाद में भी पीएचडी कर सकते हैं, उसमें यस कोई सर, वो इशू तो नहीं। सर। हाँ, क्योंकि यस एज क्राइटेरिया सिर्फ पीएसयू जॉब्स में, बाकी पीएचडी में तो आपको वैसा कोई इशू नहीं आता है। तो ये आपका जो यस सर। डिसीजन है वो सही है। और एक और चीज पूछना है, जब हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, जैसे आप कह रहे हो कि यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत यस हो सर। जाती हैं। पढ़ाई के बीच में कुछ कंट्रोवर्सी आ जाती है, एंटरटेनमेंट, यूट्यूब वीडियोस या फिर मूवीज आ जाती है, तो उनसे कैसे बचते हो आप? सर मैंने क्या किया कि सर जैसे यूट्यूब से आप अगर स्टडी कर रहे हो तो आपको डिस्ट्रैक्ट तो हो जाओगे कितना भी कंट्रोल करो, क्योंकि मुझे गाना सुनने पसंद थे। तो मैं क्या करता था सर, गाने को सर बैकग्राउंड में चला देता था। तो सर स्टडी करता था, जैसे मैथ पढ़ रहा हूँ तो सर उसमें क्या है कि इतना ज़्यादा गाना सुन के भी हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे ये तो सर पर्सनली डिपेंड करता है। तो क्या होता है सर, डिस्ट्रैक्शन होता है, बट क्या है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप 5 5 मिनट, 10 मिनट या 20 मिनट आप डिस्ट्रैक्ट हुए, बट आपके दिमाग में क्लिक होता है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सर पर्सनली डिपेंड करता है कि सर उसको ओवरकम कैसे। कोई कोई सर होता है आधे घंटे 2 घंटे भी लगातार अपना डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, यूट्यूब देख रहा है या सोशल मीडिया पे कनेक्टेड है। तो सर ये खुद पे डिपेंड करता है कि सर अगर आप सीरियस हो स्टडी के लिए या फिर प्रिपरेशन के लिए तो आप 5 10 मिनट डिस्ट्रैक्ट होंगे, बट सर उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि हम टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। आप सर चिल करो, बट इतना नहीं कि सर अपना मेन एम ही भूल जाओ सर। तो जैसे आप कह रहे हो कि आप गाने सुनते थे, तो ये एक जरिया हो गया, आप खुद को एंटरटेन रखते थे। यस इसके सर। अलावा आप क्या हेल्थ पर काम करते थे, जैसे जिम जाना या वॉकिंग करना, स्पोर्ट्स खेलना? सर जिम तो सर नहीं जाते थे, बट ये है कि सर अभी अभी लंच किए, डिनर किए, तो उसके बाद सर वॉक कर लेते थे सर 10 15 मिनट, आधे घंटे। तो उससे क्या है सर, डाइजेशन सिस्टम सही रहता था। तो सर प्रिपरेशन के दौरान ऐसा सच कोई इलनेस नहीं हुआ। तो सर मुझे लगता है कि सर प्रिपरेशन करो, बट सर इतना ज़्यादा नहीं कि आप हेल्थ को भूल जाओ। तो सर चिल हो रह के प्रिपरेशन करनी चाहिए, 1 2 घंटे अपने हेल्थ पे तो देनी ही चाहिए सर। तो ये एक अच्छा है कि ये स्टूडेंट्स कम्युनिटी को भी पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जो गेट के टॉपर पढ़ाई करते तो सिर्फ पढ़ाई करते, बाकी से सब भूल जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है यस कि सर। अल्ट्रा फोकस होते हैं कि जीवन में बस यही काम है और कुछ नहीं है। नहीं, तो वो हेल्थ पे भी फोकस करते हैं, वो एंटरटेन भी होते हैं, गाने भी सुनते हैं, सब कर सकते हो। ऐसा नहीं होना यस है सर। कि एकदम ही सिर्फ आप 24 घंटे में से 12 16 घंटा पढ़ाई करो, एक दो दिन कर लिया, उसके बाद तो ढेर हो गए कि अब तो मन नहीं कर रहा है या फिर इशू हो गया या फिर फोकस नहीं हो पा रहा है। तो एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आप ये बता रहे हो, तो कई बार लोनलीनेस फील होती है। ये एक लंबी जर्नी होती है गेट की प्रिपरेशन की, जिसमें पढ़ाई पढ़ाई होता है और हम कट हो जाते हैं बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज से। तो आपको यस ऐसा सर। कभी फील हुआ कि लोनली हो रहे हैं? तो क्या आपके कोई दोस्त थे, फिर आप इसको कैसे ओवरकम किए? सर क्या है कि जहाँ पे मैं प्रिपरेशन कर रहा था, एक्चुअल में मेरे 2 3 दोस्त थे। तो क्या होता था, जब हमें बोरिंग सी फील होती थी, या जैसे ज़्यादातर बोरिंग जब भी फील होती है जब ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो, जैसे 2 3 घंटे पढ़ाई कर लिए, तो हम लोग क्या करते थे कि जैसे 3 घंटे पढ़ लिए, जैसे शाम को 5 बजे 6 बजे खाली हो गए, तो हम लोग साथ में घूम टहल लेते थे। तो उससे सर रिफ़्रेश हो जाता था माइंड। तो सर ऐसे कर सकते हैं कि जैसे अगर आप अकेले भी हैं तो आप बाहर निकले, पार्क हो या कहीं आप मार्केट जाएं, घूम टहलने। क्योंकि सर एग्जॉस्ट माइंड हो जाएगा तो सर आप क्या करोगे कि आप पढ़ोगे, बट आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, और जो आप पढ़ रहे हो उसके साथ भी गलत हो रहा है, क्योंकि आप जो पढ़ोगे उतना ग्रास्प कर नहीं पाओगे सर। और सर एडिशनल मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि सर प्रिपरेशन के दौरान कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप सोने के लिए बहुत कम टाइम निकाल रहे हो।
आपको मिनिमम 7 to 8 आवर या 6 आवर सोना चाहिए। क्योंकि सर अगर सर क्या होता है कि सर अगर हम लोग कम सोते हैं तो सुबह के टाइम में क्या होता है, दिन भर हमें नींद लगती है क्योंकि लगातार पढ़ाई करनी होती है। तो सर पढ़ाई करने के लिए जब तक दिमाग सर फ्रेश नहीं होगा हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाएंगे सर। तो आप रात को पढ़ाई करते थे या सुबह पढ़ाई करते थे, ये भी एक बार बता दो। सर मैंने ऑलरेडी बता चुका कि सर मैं सुबह अबाउट 9 AM से 12 PM तक पढ़ता था। उसके बाद 2 PM से लेके 5 to 6 PM तक। उसके बाद रात में सर डिनर के बाद सर लगभग 9-10 PM के बाद सर एक या 2 AM तक सर लगभग सर स्टडी करता था। उसके बाद सर सो जाता था। ओके, तो मतलब आप 2 बजे तक आपका टाइम टेबल रहता था, सुबह नौ ये से सर रात के। ये सर ये डिपेंड करता था। कभी कभी सर क्या होता था कि दिन में जैसे क्या है कि टेस्ट सीरीज हो गया, तो कभी कभी टफ टेस्ट सीरीज हो गया तो उसमें एनालिसिस करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो इससे दिमाग सर एग्जॉस्ट हो जाता था, जिससे सर हम जल्दी सो जाते थे, जैसे 12 बजे सो गए, 11 बजे सो गए। तो सर ये पर डे पे डिपेंड करता था, क्योंकि सर ऐसा हेक्टिक सर टाइम टेबल तो था नहीं। क्योंकि सर लास्ट टाइम पे 2-3 महीना ऐसा होता है कि हम लोग टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जो तुम्हारा फोर नून था उसमें सर रिवीजन और सर न्यू चीज़ें पढ़ना सर प्रिफर करता था। 2 से लेके सर जो 5 बजे तक सर टेस्ट सीरीज देता था, उसके बाद 1-2 घंटे रेस्ट करके उसका एनालिसिस करता था। अगर एनालिसिस कंप्लीट हो जाता, नहीं तो सर डिनर के बाद थोड़ा टाइम निकाल के और एनालिसिस करता था सर। ओके, तो ये भी सही है। तो आपकी कौन सी ड्रीम पीएसयू है, क्योंकि अब आपकी जो रैंक है, आप तो सभी पीएसयू के लिए एलिजिबल होने वाले हो। सो विच इज़ योर ड्रीम पीएसयू? सर अभी तो सर IOCL है। क्योंकि सर ऐसे मेरे फ्रेंड भी IOCL में जा चुके हैं। तो क्योंकि सर इससे रिसर्च करने से पता चलता है सर ONGC से IOCL थोड़ा अच्छा माना जाता है। बट अभी तो सर ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही जगह जाना है, बट वो डिपेंड करता है सर ऑफर्स पे कि कहाँ जाएंगे, कौन कहाँ जाएगा सर। ऑफर्स तो आपको सभी आने वाले हैं, फिर बस इंटरव्यू की यस बात सर। है, फिर इंटरव्यू के बाद तो फिर यस आपका सर। सिलेक्शन होगा। तो वो तो आपको आपकी एज कितनी है, वो भी एक बार बता देना। सर 25 सर, 1997 सर, ओके, 25 तो क्या आप आसपास। एचपीसीएल के लिए भी प्लान कर रहे हो? बिकॉज 25 एज है तो आप एचपीसीएल भी जा सकते हो। यस सर, बट सर HPCL में सर वो खुद से सर एग्ज़ाम लेते हैं। और अप्रेंटिस तो अभी आया, बट सर उसको अप्रेंटिस में अब क्या ही जाए सर। नहीं नहीं नहीं, तो एचपीसीएल की जो जॉब आती है, जो कहती है कि हम इंजीनियर्स को रिक्रूट कर रहे हैं बट गेट नहीं लेंगे, हम खुद का एग्जाम लेंगे। और उनका क्राइटेरिया ये होता है कि एज, अपर एज 25 होनी चाहिए। अगर उसके ऊपर चली गई तो हम रिक्रूट नहीं करेंगे जनरल कैटेगरी के यस लिए। सर, एक्चुअल में सर क्या है, मैं OBC से हूँ सर। तो ओके। इसलिए सर आई थिंक कैटेगरी तो सर उसमें 3 साल का रिलैक्सेशन तो आई थिंक होता है सर। हम्म। तो ओके। इसलिए सर मैं पिछली बार दिया था, बट सर हुआ नहीं था, क्योंकि सर नॉन टेक सर मेरा इतना सही नहीं है। तो सर ओके, तो आईओसीएल का आपका प्लान है कि आप उसमें जाओगे। मैं इस यस पर सर। आना चाहूँगा कि बुक्स पर क्या होता है। सेल्फ स्टडी में बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वीडियो लेक्चर तो आपने बता दिया, टेस्ट सीरीज भी आपने बता दिया, आपने बहुत टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस किया, बट जब बुक्स आती है तो स्टैंडर्ड बुक्स या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक्स, क्लास नोट्स, इनमें से आपने कौन सा रेफर किया? ज़रा आप उसके बारे में सर बता सकते हैं? सर एक्चुअल में क्या होता है, जब हम प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में होते हैं, जैसे 3rd ईयर हो गया, 4th ईयर हो गया, जो भी हो गया सर, उस टाइम क्या करना चाहिए हम लोग को, क्या है कि स्टैंडर्ड बुक तो एक प्रिफर करनी चाहिए। बट क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब देखते हैं कि अलग अलग जो टॉपिक होते हैं, किसी किसी बुक में अच्छे कॉन्सेप्ट दे रखे होते हैं। तो क्या करते हैं, जब स्टार्टिंग में जब हम लोग नोट बनाते हैं, तो उसमें क्या करनी चाहिए कि कई जगह से सर स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे उस टाइम हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है। बट लास्ट टाइम पे जब 3 से 4 मंथ रिमेनिंग हो एग्ज़ाम के, तो हम लोग को एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करनी चाहिए। ये सर पर्टिकुलर डिपेंड करता है कि हमें उसमें क्या ऐड करना चाहिए, क्या नहीं ऐड करना चाहिए। तो उस टाइम सर क्या है, वो सर बहुत हेल्पफुल करता है, क्योंकि हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है, वो हम तो टेस्ट सीरीज दे रहे होते हैं, तो हमें पूरा ओवरऑल सब्जेक्ट का नॉलेज तो होता है। बट क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जब कभी कभी टेस्ट सीरीज में क्या
कुछ चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं सिलेबस से, कुछ चीज़ें नहीं आती हैं। तो उसमें क्या होता है, कुछ टॉपिक भूलता रहता है, तो उसे हम शॉर्ट नोट से रिवाइज करते रहते हैं। क्योंकि सर रियल एग्ज़ाम में सर कहीं से भी आ सकता है। तो टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि वो लोग गेट के हिसाब से जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनाते हैं, फ्रेम करते हैं। बट हमें ओवरऑल स्टडी करना होता है, मतलब गेट सिलेबस से 80 to 90% सिलेबस हमें पता होनी चाहिए, आई थिंक सर। ओके, तो बुक्स में आप ये कह रहे हो कि आपने स्टैंडर्ड बुक रेफर की या प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बुक आपने खरीदी थी, उस पर आपका क्या कहना है? सर पहले मैंने स्टैंडर्ड बुक प्रीफर की थ्योरी पढ़ने के लिए और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बट सर क्या होता है कि अगर हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है तो हमारे पास अबाउट 25 ईयर या 30 ईयर के क्वेश्चन होते हैं। तो वहाँ से हर टॉपिक में इतने क्वेश्चन होते हैं कि हर टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट अबाउट सर रिकॉल कर सकते हैं एक बार। तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारी रिकॉलिंग एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो वहाँ से सर हमें ढेर सारा कॉन्सेप्ट मिलता है जो कि हम अपने शॉर्ट नोट या कहीं भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि हमें वो सब चीज़ें याद रहें। तो उससे रिकॉलिंग पावर बढ़ती है, क्योंकि सर एग्ज़ाम में हमें टाइम की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि हमें लगता है 3 मिनट बहुत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है सर। किसी किसी में 5 मिनट 10 मिनट चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए सर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि सर क्वेश्चन में हम जंप भी करते हैं, अगर हमें कॉन्सेप्ट पता होता है तो हम बेसिक से ना जाके हम जंप कर लेते हैं, मिड में जाके हमें उससे टाइम की बचत हो जाती है सर। तो आपने फुल नोट्स कभी बनाए थे हैंड रिटन, या दोस्त के रेफर किए, या डिजिटल रेफर कर लिया? सर हमने बना रखे थे सर, ऑलरेडी हमने सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हैंड नोट बना रखे थे। उसको सर मैंने बेसिकली एनपीटीईएल के वीडियो से बना रखे थे, जिससे सर हमें, क्योंकि सर एज सच कोई सर कोचिंग का हमने सब्सक्रिप्शन ले नहीं रखा था, तो एनपीटीईएल फ्री में अवेलेबल था। तो उस टाइम मुझे टाइम भी था, और सर एकेडमिक उससे रिलेटेड भी था हम लोग का, या सबका लगभग होता है। तो वहाँ से हम स्टडी अपना वहाँ पे अपना फुल नोट तैयार कर सकते हैं। क्योंकि एनपीटीईएल में सर हर कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से प्रोफेसर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। तो वहाँ से हम मतलब अगर हमें प्लस नहीं ले रखा है तो वहाँ एनपीटीईएल कोई भी प्रीफर कर सकता है अच्छी तरीके से सर। तो बहुत अच्छी आपने अपनी जर्नी बताई है। तो आखिरी में मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, 3 टिप्स फॉर अपकमिंग गेट एस्पिरेंट, कि ऐसी 3 बातें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बातें तो आपके पास बहुत सारी होगी कि ये भी ध्यान रखना है वो भी, बट मेजर 3 टिप्स फॉर द अपकमिंग गेट एस्पिरेंट्स। सर पहला टिप्स यही है कि सर पहले हमें पता होना चाहिए हमें बस गेट करना है। क्योंकि उसके साथ में हम अलग अलग चीज़ें नहीं कर सकते पैरेलल में, अगर हमें अच्छे रैंक लाने हैं। दूसरा चीज़ सर, हमें जब प्रिपरेशन के टाइम पे हमें चीज़ों को एक इंडिविजुअल चीज़ों को ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। जो हमारी कमज़ोर पार्ट है उस पे ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि जो इजी पार्ट है हमें पहले से ही पता होता है। तो जो टफ टफ लग रहा है हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको हमें क्लियर कर लेना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम में हमें ऐसा ही फील होता है कि जो हम नहीं पढ़ रखे हैं वही आ रहा है। तो वहाँ से हम लोग जो पता होता है उसको भी गलत करना स्टार्ट कर देते हैं। और तीसरा टिप्स यही होता है, यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने टेस्ट सीरीज़ आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि हम वहीं पे अपना नॉलेज को चेक कर सकते हैं। और एग्ज़ाम के टाइम पे हमें ये नहीं देखनी चाहिए कि हमें 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या 55 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमें जितना नॉलेज है इसको हमें इफ़िशियंसी के साथ कैपिटलाइज करनी चाहिए। हमारी एक्यूरेसी जितने ज़्यादा हो, हमारी इफ़िशियंसी जितने ज़्यादा हो, हम उसी पे कंट्रोल कर सकते हैं। ना कि ये नहीं कंट्रोल कर सकते कि हमें टफ क्वेश्चन मिल रहा है हम उसको 20 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं। हमें वहाँ पे रैंक अचीव करना है, ना कि हमें उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाने हैं। अगर क्वेश्चन टफ आ रहा है तो वो सर सबके लिए टफ होता है सर। तो थैंक यू भूषण, इंदिरा, हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। और आपकी जर्नी रियली बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि इस माहौल में जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि कोचिंग के बिना तो बढ़िया रैंक नहीं ला सकते, आप उन सारे स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन हो कि सेल्फ स्टडी करके
हार्ड वर्क करके, क्योंकि आप पढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा टाइम तक करते हो, मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी, रात में भी आप पढ़ाई करते हो। सो ये एक इंस्पिरेशन है कि आपने एनपीटीईएल के वीडियोस देखे, आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की है, नोट्स भी पूरे पूरे बनाए हैं। ओके, सो दिस शोज के हार्डवर्क के बिना अचीवमेंट नहीं होती है। और गेट एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो बहुत टाइम, बहुत एफर्ट, बहुत स्ट्रगल हमसे ले लेता है, उसके बाद ही हमको रिजल्ट्स देता है। एंड इट्स वर्थ इट। मैं बेस्ट विशेस आपको देता हूँ कि आप फ्यूचर में जो आप हासिल करना चाहो वो आप हासिल कर सको। एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दी जर्नी विद द स्टूडेंट्स कम्युनिटी। तो जितने भी हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर से ये फील करेंगे कि अगर इंद्रभूषण कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग दी स्टोरी। आई होप कि आप आगे भी आपके जो सपने हैं आप वो पूरे कर सको। एंड येस, IOCL इज़ दी स्टार्ट आपको जल्दी मिल ही जाएगा, वेटिंग फॉर दैट। एंड एक और पॉडकास्ट ज़रूर करेंगे कि IOCL में आपका एक्सपीरियंस या फिर जो भी आपकी ड्रीम PSU है यस। वो कैसा रहा, ताकि स्टूडेंट्स को वो लाइफ भी पता रहे कि बिफोर तो पता चल गया कि प्रिपरेशन का माहौल कैसा होता है, कैसे क्या करना है, फिर जो पोस्ट गेट होता है कि आफ्टर गेटिंग दी PSU जॉब वहाँ की जो लाइफ होती है, फिर जो नए प्रॉब्लम्स होते हैं उनको आप कैसे सॉल्व करते हो, तो वो भी हम ज़रूर से आपसे सुनना चाहेंगे फ्यूचर में। तो ज़रूर से आप कनेक्टेड रहिएगा और ऐसे ही हमारे कम्युनिटी को गाइड यस सर, कीजिएगा। यस। एंड थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग इन थैंक दिस यू सर। पॉडकास्ट एंड हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशन, जो आपने स्कोर किया है वो वाकई में इनक्रेडिबल है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक थैंक यू, यू थैंक सर। यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके। थैंक यू सर। ओके, बाय। बाय सर।